ओके। आज हम लोग, आप समझ ही रहे होंगे, सामने दिख रहा है कंप्लीट हमारा जो चैप्टर होगा मेजरमेंट एंड यूनिट। तो अगले 1.5-2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो प्रॉपर ध्यान से एक एक चीज़ों को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। क्या मेजरमेंट है, क्या नीड ऑफ मेजरमेंट है, क्या यूनिट होती हैं, क्या डायमेंशन फार्मूला होते हैं, यूनिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या इसकी ज़रूरत है। मतलब हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें हम यहाँ पे मेज़रमेंट में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला जो आता है कि मेज़रमेंट इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं हमारी डेली लाइफ में मेज़रमेंट कितना इम्पॉर्टेंट, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप मार्केट जाते सुबह से सब्जी लेने, तो ऐसे ही तो लेके नहीं आ जाते, थैला लिया वो बढ़िया भर के ले आए कि भैया इतने, नहीं होता ना। अगर आपने कहा कि हमें 10 रुपए के आलू चाहिए, तो वो 10 रुपए के आलू मेज़र करके देगा, ऐसे ही नहीं दे देगा, ठीक है ना। अगर जैसे आप कहीं मान लो सुबह से दूध लेने गए मार्केट, तो क्या करता है वो, एक उनके पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, मेजरिंग कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे वो मेज़र करके आपको उतना, आपने 20 का बोला उसने 20 का मेजर करके रख दिया या जितने का। तो ये क्या है हमारी डेली लाइफ के लिए मेजरमेंट। ये तो बात हो गई जो रोज की चीज़ें हैं। जो रोज की चीज़ें नहीं, आपका घर बनता है, घर ऐसे ही तो हम बना नहीं लेते, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती कि नहीं होती। भाई कितना हमें बीम लेंथ रखनी है, हमें रूम की साइज़ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, ये सारी चीज़ें अगर हमें मेज़रमेंट नहीं पता होंगे, हम अगर मेज़रमेंट के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि ये चीज़ इतनी है, या फिर कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। जैसे वन मोर एक एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ 2 बॉटल्स, ठीक है, वी हैव अ 2 बॉटल्स, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस। मैंने कहा हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, सपोज इसमें भी वाटर है इसमें भी वाटर है। आपने कहा सर कितना वाटर है, मैंने कहा इसमें कितना वाटर है इससे, या इसमें कितना है, या क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वाटर किस में है, अमाउंट ऑफ वाटर किस में, आप बता पाओगे देख के। बट हाउ मच अमाउंट इज दिस, यू हैव टू बी मेजर ना। Without measurement, you cannot predict that how much amount is exactly there. And the need of measurement is there कि हम जब चीज़ें क्या करते हैं, हम कोई इंजीनियरिंग का काम करें, कोई और अदर चीज़ करें, तो हमें क्या करना होता है, मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, जैसे आप लोग कपड़े सिलवाने जाते होंगे दर्जी के पास, तो वो डेफिनेटली मेज़रमेंट करता होगा। विदाउट मेज़रमेंट नहीं तो पता चले आप विदाउट मेज़रमेंट बनवा लिया, तो पता चले आपको साइज़ का आए ना, या फिर साइज़ से बहुत बड़ा हो जाए, है ना। तो है ना, जैसे मान लो आपको बुखार है, तो डॉक्टर पहले सबसे पहले थर्मोमीटर लगाता है, क्यों, ताकि वो कैलकुलेट कर पाए कि हाउ मच अमाउंट द टेम्परेचर यू हैव, मतलब उस हिसाब से वो क्या करेगा, आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेगा, या सुनो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा, हमारा मेज़रमेंट हमारी डेली लाइफ के लिए कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जाम, अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लग सकता था, यहाँ पे हमने 2-4-6 एग्जाम्पल्स लिए। जैसे आप अभी मान लो गाड़ी से इधर आए, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से आओगे, आपने मेज़र किया कि अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो स्लिप हो जाएंगे या ये हो जाए। मतलब एक सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेज़रमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब नीड ऑफ मेज़रमेंट इन फिजिक्स, ये तो बात हो गई डेली लाइफ की। मेज़रमेंट इन डेली लाइफ, now what is the measurement या what is the need of measurement in physics? तो to understand any phenomena in physics we have to be perform experiments। हम कोई भी चीज़ या कोई भी लॉ या कोई भी थ्योरी को प्रूफ करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट से आती है फिजिक्स के अंदर, और एक्सपेरिमेंट से अगर आती है तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम कितना अमाउंट, कितना लेंथ, कितना ब्रेथ, कोई भी चीज़ कितना रखना है, कितना हमें करंट अमाउंट पास करना है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या कोई भी चीज़, तो हमें मेजरमेंट की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना भाई। अगर हम अमाउंट ज़्यादा रखेंगे, कोई अमाउंट कम रखेंगे, या केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो, चलो फिजिक्स थोड़ा सा दूर, आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा है,
कि भैया राइट अमाउंट में चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर्म, वो रेशियो इक्वल होना जरूरी है ना। तो वो रेशियो कहाँ से आया, मेजरमेंट से आया कि भैया इतना ml हम वाटर लेंगे तो इतना ml हमें H2SO4 लेना है, तभी जाके वो प्रॉपर डाइल्यूट होगा। तो अगर हमें चीज़ों का मेजरमेंट नहीं पता होता तो हम इधर उधर मिक्स कर देते, मिक्स करते तो क्या होता है, चीज़ें प्रॉपर नहीं होती। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट एंड वी मेजर several physics properties like length, mass, time, temperature, pressure। भाई कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमें इतने प्रेशर पे इसको परफॉर्म करना है, अगर प्रेशर की वैल्यू कम होगी या प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हो सकता है हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में ना हो। जो एक्सपेरिमेंट हमने इतना बड़ा सपोज सेटअप बनाया, वो सेटअप पूरा बेकार चला जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमें हर एक चीज़ को, ये केमिस्ट्री के अंदर हर एक चीज़ को क्या रखना होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में रखना होता है कि कितना अमाउंट वो होना चाहिए, ये होता है ना। तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारी फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट का ये रोल है। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑल्सो नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, हमें चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, लॉ और थ्योरीज को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विदाउट मेज़रमेंट वी कांट डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज लेंथ से रिलेटेड, ब्रेथ से रिलेटेड होंगे, प्रेशर से रिलेटेड होंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड होंगे। तो वो एक हमें अमाउंट, हम बोलते हैं ना कि एट 100 डिग्री सेल्सियस इफ दिस हैपन विद दिस और वॉट एवर द थिंग, तो वो हम बोलते हैं ना कि 100 डिग्री, वो 100 डिग्री सेल्सियस कहीं मेजरमेंट से ही आया होगा ना। इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स this distance in this interval of time, then what amount of acceleration or the velocity or the angular acceleration, तो वो मेजरमेंट से ही आया ना बेटा। अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारी हैपन, मतलब, और जब से मेजरमेंट की प्रोसेस हमारे फिजिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुई होगी तो धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया, धीरे धीरे चीज़ों का इन्वेंशंस बढ़ता गया, धीरे धीरे नए लॉज बढ़ते गए, धीरे धीरे नई थ्योरीज यहाँ पे आई फिजिक्स के अंदर। वो कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट। यस और नो, है ना। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा पहला मेन टॉपिक है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अभी मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि हमारी डेली लाइफ में मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, फिजिक्स में मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। तो अब यहाँ पे आती है बात, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो अ फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब बाय द नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में कहें कि ऐसी वो सभी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है। ध्यान से याद रखते जाना है सभी को, ठीक है ना, याद होती जाना चाहिए चीजें, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। आधे लोगों का ध्यान फोन में है ना, आप समझो फोन वोन है ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ऐसी सभी क्वांटिटीज बेटा जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ओके, क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी। अब सर हम मेजर तो बहुत, जैसे हमने मास को मेजर कर लिया 65 किलोग्राम, हमने लेंथ को मेजर किया सर 3 मीटर, एरिया को मेजर किया 100 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर को मेजर किया था 300 केल्विन। तो ये सारी चीजें सर, ये अकेली नहीं है, बहुत सारी चीजें, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब, प्रेशर 30 पास्कल, मतलब हम हर एक चीज, आप कोई ऐसी चीज बता दो जो मेजर ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बता दो जिसका मेजरमेंट ना हो। तो समझ गए ना, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, करंट, पोटेंशियल, है ना, कैपेसिटेंस, मतलब बहुत चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जिनको मेजर कर सकते हैं वही तो फिजिकल क्वांटिटीज है ना। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेनली फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड जो होती है बेटा
derived quantities. There are two types of quantities. First one is and second one is, याद रखते जाना। अब सर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटीज, ऐसी वो क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। फिजिकल क्वांटिटी which cannot depends on any other physical quantities for their measurement is known as fundamental quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किसी अदर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना। यहाँ पे लेंथ याद रखना, मास, टाइम, टेम्परेचर, यहाँ पे होता है लुमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो कितने टाइप की होती हैं ये? तो टोटल 7 ऐसी, अच्छा 2 फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की भी बात करेंगे। तो सभी को 7 क्वांटिटीज याद हो गई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। 7 क्वांटिटीज याद रखना, ये होती है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना। मतलब ये मान के चलना दुनिया की सब क्वांटिटी इन 7 क्वांटिटी से मिलके बनी है। ये 7 जो है ना, ये मतलब पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथमेटिक्स, सबके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो केवल इन 7 क्वांटिटी से मिलके बने। लेकिन ये 7 क्वांटिटी किसी से मिलके नहीं बने, इसीलिए ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात, है ना, ड्राइव क्वांटिटीज़। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो किन से मिलके बने? फंडामेंटल। जो किस पे डिपेंड करें बेटा? फंडामेंटल। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स वन और मोर फंडामेंटल, एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे जो डिपेंड करती हैं उनको हम क्या कह देते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है। जैसे एरिया, तो आप जानते हो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सभी जानते हैं कि नहीं? क्या होता है बेटा? लेंथ इन, तो लेंथ भी एक मतलब लेंथ और ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है। स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो, डिस्टेंस हो गई लेंथ, टाइम आपका है, तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? यस और नो? अब वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। फोर्स की बात करें, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा ये भी तो बाकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा ना। तो ये तो दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जो 2 या 1 या मोर देन 1 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कह देते हैं बेटा? ड्राइव क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे बोल देते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इज देयर एनी कंफ्यूजन? किसी को भी नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझते जाइएगा। जहाँ दिक्कत आए तुरंत आप बता देना। नाउ इट्स टाइम फॉर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए, बिफोर मूविंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज मेजरमेंट। यस, कोई बताएगा व्हाट इज मेजरमेंट? From last one, anyone? What do you understand by measurement? ज्यादातर लोगों का आंसर है सर कंपेयर करना। कंपेयर के इसके साथ स्टैंडर्ड रेफरेंस। सपोज आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर। समझिएगा, मैं यहाँ पे इस वायर की लेंथ को फाइंड करना चाहता हूँ। आपने कहा सर कितना मीटर होगा या कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम क्या करेंगे? हम मेज़र करना शुरू कर देंगे। अब मेज़र शुरू करेंगे
तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके साथ मेजर, अब मान लो आया सर इसकी लेंथ 5 मीटर, कितनी लेंथ आई 5 मीटर, तो आपने कंपेयर किया किसके साथ 1 मीटर के साथ। 1 मीटर से ये कितने टाइम्स था 5 टाइम्स, 1 मीटर से ये कितने टाइम्स था 5 टाइम्स। इसीलिए यहाँ पे हम मेजरमेंट का मतलब, अब जैसे मैंने कहा मेरा वेट कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा वेट मशीन पे खड़ा हो जाऊँगा और वो क्या करेगी मेजरमेंट 50 किलोग्राम सपोज, तो उसको पता होगा 1 किलोग्राम इतना होता है, तो जब इतने टाइम्स कोई वैल्यू होगी तो वो 50 किलोग्राम हो जाएगी। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द थिंग्स विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस, दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस इज नोन एज यूनिट। समझ में आ गई कहानी। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज अ कंपैरिजन विथ व्हाट, स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, इट्स अ मेजरमेंट। समझ में आ गई बात। तो द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अभी मैंने कहा स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करना, तो वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना बेटा, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है वही तो हमारी यूनिट है। समझ रहा हो ना, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, अभी बोला ना द स्टैंडर्ड यूज्ड, हम स्टैंडर्ड रेफरेंस कह देंगे या स्टैंडर्ड कह देंगे, बात वही है। जो हमने यूज किया है मेजरमेंट के टाइम पे, कंपैरिजन के टाइम पे, वही हमारा क्या होगा, यूनिट हो जाएगा। जैसे मीटर फुट इंच फॉर द लेंथ, जैसे सपोज कई बार हम वैल्यू को इंचेस में मेजर करते हैं, कभी अगर हम क्लॉथ्स वगैरह सिलवाने जाएं तो इंच में मेजर, अब मीटर में थोड़ी मेजर करना है, अब मीटर एक मीटर ही कपड़ा होता है पता है, अब कहीं मेजर किया 1, तो हमें उसकी छोटी बड़ी यूनिट्स को रखना पड़ेगा ना भाई, रखना पड़ेगा कि नहीं। बड़ी यूनिट्स में हम किलोमीटर यूज करते कि नहीं। और मान लो सन से लेके अर्थ तक की मेजर करना है तो हम किलोमीटर में भी नहीं करते, हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का यूज करते हैं, पैरालिटिक सेकेंड्स का यूज करते हैं, और छोटी यूनिट्स के लिए फर्मी एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। तो जहां जैसी नीड होती, सबसे अच्छी बात तो यही है यहाँ पे मेजरमेंट, जहां जैसी नीड होती है कंपैरिजन उस टाइप की क्वांटिटी से ही किया जाता है। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। तो जैसे मीटर फुट्स और इंचेस किसके लिए यूज किया जाएगा, किलोग्राम पाउंड्स किसके लिए यूज किया जाएगा, सेकंड्स मिनट्स आवर्स किसके लिए यूज किया है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन फॉर द टेम्परेचर। अब हमने अभी बात करी थी कि जो हम यूनिट लेंगे वो यूनिट कैसी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए इन द सेंस क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी हैं। तो बताइए आप लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। यस, तो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड इन द सेंस कि अब पता चली आपने हम मेजर कर रहे हैं क्लॉथ्स की लेंथ और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है ना, इट शुड बी वेल डिफाइंड, हम उसको समझा पाए। सूटेबल साइज होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल मतलब हम उसको एक कन्वर्जन एक तरीके से दूसरे तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब होता है कि हम उसको चेंज कर सकें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इनवेरिएबल है ना। मतलब इनवेरी मतलब होता है कि एक जगह से हम दूसरी जगह जाए, कहीं पे भी एक पॉइंट से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएं तो उसकी वैल्यू में कोई ऐसे चेंजेस ना मिले। कन्वर्टेबल तो हो बट इनवर्सिबल ना हो, इनवेरिएबल ना हो, है ना। फिर क्या है इसका, तो जब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्या है, मैं बाकी इसको बताऊंगा, ठीक है। और सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब होता है बेटा कहीं पे भी हम जाएं इंटरनेशनल लेवल पे तो वो यूनिट क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें याद रखना है। अब बात आती है कि भैया हमने ये तो मेजर कर लिया, हमने यूनिट्स की बात कर ली, अब ये यूनिट्स को कहाँ कैसे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या आता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम 4 मेन सिस्टम्स की बात करेंगे। पहला कौन सा, सेकेंड, थर्ड, लास्ट एसआई सिस्टम। अब देखो सीजी, अब ये सिस्टम क्यों बनाए गए,
क्या इनकी जरूरत पड़ी, है ना, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट। तो सिंपल सी कहानी है कि भैया सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि हम कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को किस में ले रहे हैं, मास को किस में ले रहे हैं, टाइम को किस में ले रहे हैं। तो ऐसे करके क्या किया गया, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहला होता है CGS। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, फ्रांस के अंदर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म जो होता है इट्स अ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। मतलब लेंथ क्या होता है सेंटीमीटर, मास क्या होता है ग्राम में, और टाइम जो होता है वो सेकेंड्स में यूनिट करते हैं फॉर लेंथ मास एंड टाइम। इट इज नोन एज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। इज इट क्लियर। CGS क्या है बेटा, इट्स अ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। फ्रांस का सिस्टम है, मतलब फ्रांस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम जो है गॉसियन, ये कई जगह मिलता नहीं है नाम, फिर भी अगर हो तो दिमाग में याद रख लेना, इट्स अ गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। अच्छा, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स भी फ्रांस के अंदर ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम्स ऑफ यूनिट। MKS को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। अब फ्रेंच सिस्टम मतलब होता क्या है इसका, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म होता है इट्स अ मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड्स। क्या होता है बेटा, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स एज द फन। और वहां पे लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एंड टाइम की यूनिट जो होती है बेटा सेकेंड्स होती है। इसको हम क्या कह देते हैं, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड द नेक्स्ट सिस्टम इज FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, FPS systems of unit, and this system introduced by the Britain। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इन ब्रिटेन में यूज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। इसीलिए इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल देते हैं। व्हाट इज नोन है, इट्स अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सब ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट से, चलो ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, इट्स अ फुट पाउंड सेकेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS, इट्स अ फुट पाउंड एंड सेकेंड्स। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड्स में, और टाइम को किस में इंट्रोड्यूस, सेकेंड्स में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इट्स SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज इट नोन एज, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहीं कहीं मिलेगा। आप याद रख लो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर held it a meeting to decide a system of units for the international uses। अब पता चली मैंने कुछ अमेरिका से मंगवाया, है ना। अब भाई अमेरिका में मेजर करने का तरीका अलग है, अपने यहाँ मेजर करने का तरीका अलग होगा मान लो, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉब्लम जाएगी। अब वहाँ उन्हें पता चली पाउंड्स में बना बना के डिब्बे भेजे, हमें यहाँ मेजर कर रहा है किलोग्राम्स में, तो प्रॉब्लम जाएगी। फिर हमें यहाँ, क्योंकि मार्केट में लोगों को किलोग्राम पता है, पाउंड्स नहीं पता है। अगर मैं वो डिब्बे पाउंड्स में जो अमेरिका से आए हैं या ब्रिटेन से आए हैं, मुझे अगर मार्केट में सील करना है तो मुझे उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इन 1 किलोग्राम, तभी तो लोगों को मैं क्या करूँ। तो ऐसे में फिर प्रॉब्लम हुई, तो फिर एक मीटिंग रखी गई कि नहीं यार ये तो इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो सही नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा जो दुनिया के हर देश को इसको मान्य करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो ऐसे में डिसाइड किया गया कि हम एक क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सभी जगह एक्सेप्टेबल हो, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एब्रीविएटेड एज SI फॉर द फ्रेंच नेम। इट्स अ फ्रेंच नेम, है ना। अब आगे अगर बात करें, ये MKS का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म था, मतलब जो MKS सिस्टम बनाया गया था, MKS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म बना दिया गया, इट्स अ SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें काफी सारे चेंज, अब एक सीधा MKS को नहीं इंट्रोड्यूस किया, उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए फिर जाके यहाँ पर। और SI यूनिट्स में ये माना गया कि भैया जो 7 फंड, क्योंकि बनाने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, हम कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि भैया जो 7 यूनिट्स है, बाकी की दुनिया की सभी यूनिट्स और 7 यूनिट पे डिपेंड करेंगी,
एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है ना। तो अब 7 क्वांटिटीज तो आप सभी जानते होंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का यूनिट्स क्या होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मास का, टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, इट्स मोल, ठीक है बात। तो ये जो 7 यूनिट थी, ये जो 7 यूनिट थी, ये पूरी दुनिया की बाकी सब यूनिट्स इन पे डिपेंड कर रही थी, जिससे कंफ्यूजन ना हो, जिससे हमें बाकी बहुत सारी चीजें याद ना रखना पड़े। तो ये सारी चीजें डिसाइड करके यहाँ पे आगे की। अब आती है बात, भाई 7 क्वांटिटीज तो हैं, अब ये सातों क्वांटिटी आई कैसे, ये मीटर है, 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर क्यों है, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम क्यों है, 1 कैंडिला है तो 1 कैंडिला क्यों बोला गया इसको, 1 किलोग्राम है तो ये इतना 1 किलोग्राम क्यों है। इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया है एसआई सिस्टम के द्वारा, और उसी को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया। अब आगे चलते हैं, हम एक एक करके डेफिनेशंस की बात करेंगे। व्हाट इज 1 मीटर, अपन कहते सर इतनी जो लेंथ है ये 1 मीटर लेंथ है, कितनी लेंथ है, इट्स अ 1 मीटर लेंथ। सपोज क्यों हमने इसको 1 मीटर माना, ये 1 मीटर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये लेंथ 1 मीटर इधर से इधर तक भी तो हो सकते थे, इतना भी तो 1 मीटर हो, कहने की बात है ना, दिमाग में आया होगा 1 मीटर मतलब इतना होता है ना। तो वो हमें जानना जरूरी 1 मीटर इतना क्यों होता है, क्या इसकी डेफिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, द मीटर इज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा, लाइट की स्पीड, अगर एयर में इस लाइट की स्पीड की बात करें तो ये होती है, एयर में लाइट की स्पीड ये होती है, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁻, मतलब इसको अगर देखो 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 और 2 8 होते कि नहीं होते। हमने इस 2 मतलब इस 2997929 को हमने क्या लिख देते हैं 3000, मतलब इट्स 30 लाख, 30 लाख ना, जितना मतलब 3 × 10⁸। जब लाइट एयर में इस स्पीड से ट्रेवल करेगा कितने 1/1 मतलब ये 1 सेकेंड में नहीं, 1/30 मतलब यहाँ हम ये वैल्यू ले लें 299792458 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के इतने पार्ट में लाइट जितना ट्रेवल करेगी, 1 सेकेंड के इतने पार्ट में लाइट जितना ट्रेवल करेगी उसको कहा जाएगा 1 मीटर। 1 सेकेंड में तो लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, कितने लाख किलोमीटर, तो अब 3 लाख किलोमीटर थोड़ी, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमें 1 मीटर चाहिए, तो उतने के पार्ट में जितना लाइट ट्रेवल करेगी इट्स अ 1 मीटर, इट्स अ 1 मीटर। ध्यान रखेंगे, या तो 1/3 × 10⁸ कर दो, मतलब इतने इस वैल्यू का 1 उसमें कितना टाइम, या फिर 2999 इट्स अ वैल्यू है ना, इज नोन एज 1 मीटर ऑफ लेंथ। क्या कहा जाएगा, देखो यहाँ पे फैक्चुअल है चीजें, हम अपने मन से डेफिनेशन नहीं बना सकते, तो वैल्यूज हैं या जो टर्म्स हैं वो तो याद रखना ही पड़ेंगे, वो हमें चीजें याद रखना पड़ेंगी सब, ठीक है। आगे 1 सेकंड के इतने पार्ट में, 1 सेकंड के इतने पार्ट में, 1 सेकंड के इतने पार्ट बनाओ और उस एक पार्ट में जितना लाइट ट्रेवल करेगी इट्स अ 1 मीटर। ये है कहानी, ठीक है ना। किलोग्राम, डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम देखो, द किलोग्राम इज अ मेजर ऑफ प्रोटोटाइप्स सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। एक मतलब एक फिक्स एक सिलेंडर बनाया गया किस मटेरियल का, प्लेटिनम इरिडियम मटेरियल का। किसका बेटा, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, मतलब एक मटेरियल का एक सिलेंडर बनाया गया, प्रिजर्व्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट द सब्स नियर पेरिस। तो उसका जो वेट था, उसका जो मास था, उसको 1 किलोग्राम नाम दिया, ठीक है ना। प्लेटिन इतना लिख दोगे इट्स सफिशिएंट। कोई पूछेगा अच्छा 1 किलोग्राम ही आया कहाँ से, आपने कहा सर एक प्लेटिनम इरिडियम अलॉय बनाया गया
जो कि कहाँ पे इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजर ऑफ सब सेवरस, सेवरस मतलब एक प्लेस होगा कहाँ पे, पेरिस के अंदर। तो उसको हमने 1 किलोग्राम कह दिया, सिंपल है और कुछ ही नहीं। और उसको हमने दुनिया ने मान लिया उतने वेट को। अब एक वो सिलेंडर बनाया गया होगा स्टैंडर्ड, अब बाकी इसको बोल दिया कि आज से ये 1 किलोग्राम दुनिया में फैला दो। तो बाकी के जो पहले, आजकल तो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स के लिए आ गए, पहले वो लोहे के आते ना टुकड़े, बांट बोलते थे जिनको, अब वो लोहे के जो टुकड़े थे वो कहाँ से, उसके बराबर के मेजर करके बनाए गए होंगे। अच्छा, उस पर गवर्नमेंट की सील भी लगते थे, गवर्नमेंट की सील नहीं होगी तो वो उसको इनवैलिड या फिर अमान्य माना जाता था, मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो। अब कई लोग क्या करते थे, अब भाई लोहे का महंगा आएगा, किसी दूसरे के यहाँ गए, एक तराजू पे रखा लोहे का बांट, एक तरफ रख लिया पत्थर, समझना कहानी। तो वो पत्थर को बराबर जब आ गया तो उस पत्थर को 1 किलोग्राम मान लिया गया। तो फिर जब बाजार गए सब्जी लेने तो एक तरफ एक पत्थर रखा, आपको ये पत्थर कितने किलोग्राम का है, ये 1 किलोग्राम का, आप तो मेजर कर लो। तो वो 1 किलोग्राम उसको कैसे पता चला, उसने कंपेयर किया, वो वेट कहाँ, वो बांट कहाँ से आया होगा, उसने मेजर किया होगा ऑफिशियल वाले से। नहीं समझ रहा है, ऐसे करके चीजों का मेजरमेंट शुरू हो गया, है ना। समझ रहा हो ना कहानी, है ना। अब देखो, ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे पहले क्या होता था गांव में या फिर कहीं शहरों में, या मतलब आज तो खैर वो खत्म हो गया है, कोई भी चीज मेजर करते थे किलोग्राम से नहीं होता था। पहले वो लकड़ी के वो बनते थे, आप लोगों ने वो सुना होगा पसेरी, है ना, पाई होता है एक लकड़ी का। आप घर पे पूछना 1 पाई 2 पाई क्या होता है, ये वो वाली वैल्यू नहीं है, वो वाली पाई नहीं है 180 वाली या 20 कि पापा 1 पाई कितना होता है। तो वो बताएंगे कि पाई जो होता है एक्चुअल में एक मेजरिंग सिलेंडर टाइप का होता था, जिसमें पहले क्या करते थे लोग, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एसएसटी के अंदर खरीदते नहीं थे, कन्वर्जन चलता था, है ना। हाँ, मार्टन, हाँ, जो भी सिस्टम हो। तो अब उस सिस्टम के अंदर क्या होता था, चीजों को अदला बदली करिए। मान लो मेरे घर में, मान लो सपोज गेहूं हुआ और किसी के घर में चावल हुआ, तो मैं क्या करूंगा, उस सिलेंडर जो मेजरिंग सिलेंडर जिसको कह सकते हैं, पाई कहते थे, हमने इनको 10 पाई दे दिया तो उनसे हम 10 पाई ले लेंगे। ऐसा सिस्टम चलता था और धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स और ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो गया, आज हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो तो एक क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अब हमने अब भाई ये तो हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड रेफरेंस थे, पाई, एक कोरज्जा, है ना, दर्जन, और मतलब है ना सैकड़ा, ऐसे बनाए जाते थे, ये हमारे सिस्टम्स थे। बट ये सिस्टम एक जगह तक तो लागू होते थे, बाकी आगे जाएंगे तो वो लागू नहीं होते थे। फिर ऐसे में क्या किया गया भाई, एक ऐसा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे से, तो वो सबको मानना पड़ा, एक्सेप्टेबल करना पड़ा, और जो चीजें हमें डिफाइन करके दे दी गई हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल है, हम उन्हीं को तो समझ रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है बेटा 1 किलोग्राम। नेक्स्ट आता है यहाँ से, जैसे ये ऐसा कुछ सिलेंडर बनाया गया था सबसे स्टार्टिंग में, है ना, प्लेटिनम इरेडियम अलॉय का एक सिलेंडर यहाँ पे लाइक इस तरीके से बनाया गया, हाँ, और इसका जितना मेजरमेंट आया वो 1 किलोग्राम हो गया। अब मान लो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बन जाता तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता ना भाई, नहीं समझे, वो हमारे हाथ में, वो तो भाई एक बना दिया गया कि यार आपको मेजर करना है। तो आप 1971 की बात है भाई, 1971 से ये चीज चली आ रही है, आज की बात नहीं है ये आज और कल नहीं बना, ये बहुत पहले से हमने उसको मान लिया कि 1 किलोग्राम इतना होता है। तो हम फिर अब सबका भी, अब मान लो 1 किलोग्राम थोड़ा बड़ा होता तो हमारा वेट 50 ना होके 10 होता, 10 किलोग्राम, क्योंकि उस हिसाब से हम कंपेरिजन करते। यस और नो, जैसी चीजें मान ली गई हमने एक्सेप्ट, क्योंकि सब बनाया है किसने, इंसानों ने ना। अब वो तो क्योंकि कोई भी चीज होगी हमें उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से ये प्लेटिनम। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड्स। 1 सेकंड क्यों माना गया, हमने क्लिक किया 1 सेकंड, ये 1 सेकंड टाइम क्या है ये इसको बता दी। हो सकता पहले 1 सेकंड थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस का बना, मतलब ज्यादा लॉन्ग उसका ड्यूरेशन का बना सकते थे कम,
वो तो एक फिक्स कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, हमने उसको मान लिया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज अ टाइम टेकन वाई 91926 ऑसिलेशन वाइब्रेशंस। कितने वाइब्रेशन? 91926 317, इतने ऑसिलेशन किसके द्वारा? ऑफ द लाइट emitted by the cesium 133। जब सीजियम 133, सीजियम क्या है? एलिमेंट। अब जो सीजियम होगा बेटा, अगर वो इतने वाइब्रेशन जितने टाइम में करेगा, इतने वाइब्रेशन जितने टाइम में करेगा, उस टाइम को 1 सेकेंड नाम दे दिया गया। और सीजियम वाइब्रेट बहुत करते हैं, तो इतने सारे वाइब्रेशन जितने टाइम में वो करेगा, इट्स अ टाइम इज नोन एज 1 सेकेंड। डिफाइन कर दिया गया, वैल्यू याद रखना पड़ेगी, ठीक है ना। अब 1 सेकेंड हो गया। अब कुछ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कैंडेला और ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसमें कवर नहीं किया गया है, ठीक है ना। हमें मेन क्या क्या याद रखना है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स और तीन ही। अब MLT, मास, लेंथ, और लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, इतनी याद रख लोगे, इट्स सफिशिएंट। नाउ इट्स टाइम फॉर द रेडियन। मतलब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जिनको पहला यूनिट्स होता है रेडियन। और रेडियन जो होता है बेटा, ये प्लेन एंगल को मेजर करने का एक तरीका है, और ये थीटा की जो वैल्यू होती है, इट्स अ एंगल, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है बेटा? ठीक है ना, थीटा। और ये क्या है? सर्कुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब इसमें 2-3-4 बातें और याद रख लो, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है, इट्स अ पाई रेडियन। अरे हाँ या ना? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 180 अपॉन पाई से ज्ञात फाइंड कर सकते हैं। अब अगर वहीं दूसरी चीज हम देखें, अगर इसको हम और डिवाइड करें कितने पार्ट्स में, तो 1 सेकेंड हो जाता है। 60 इक्वल पार्ट्स में करें तो 1 सेकेंड हो जाएगा, है ना। मतलब 1 डिग्री जो होगा, ये इसका जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। और 1 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 60। वो 60 पार्ट्स के बराबर होता है। वो 1 सेकेंड अगेन उसका हम 1 डिग्री का 60 पार्ट्स करेंगे, 1 सेकेंड आएगा। 1 सेकेंड का हम अगेन 60th पार्ट करेंगे, 1 मिनट्स आ जाएगा, डबल डिजिट्स नहीं, पहले 1 मिनट होता है, फिर डबल सेकेंड्स होता है, सॉरी, ठीक है ना। अभी मैं इसकी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है बेटा? रेडियस होता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ये प्लेन एंगल कहलाता है, ठीक है ना। अब दूसरा होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। अब ये स्टेरेडियन क्या है? व्हाट इज स्टेरेडियन? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे स्फीयर है, मान लो मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन में अगर हमने एक सर्कुलर पार्ट उसके सेंटर तक कट करके उसको निकाला, समझ गया ना, एक स्लाइस के फॉर्म में निकलेगा ना ऐसे, अरे निकलेगा कि नहीं? तो जो सर्कुलर एंगल उसके सेंटर पे फॉर्म करेगा, इट्स आ सॉलिड एंगल। इसको क्या कहेंगे बेटा? सॉलिड एंगल कहेंगे। और सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं उसका, सॉलिड एंगल का हम फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है, इसका जो एरिया होगा बेटा, जो एरिया होगा वो एरिया सरफेस ऊपर का अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया अपॉन क्या होता है बेटा? रेडियस स्क्वायर। ये बात याद रखनी है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यस, जो सरफेस हमने उसके सेंटर से निकाला है, मान लो ये कोई स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और उस स्फीयर में से इतना हिस्सा हमने निकाल के यहाँ रख लिया, तो जितना एरिया उससे बाहर गया वो उसका एरिया, और कितना उसका रेडियस, सेंटर तक की लेंथ रेडियस, उसके स्क्वायर के रेशियो को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी? एक रेडियन और एक दूसरा, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। ओके,
अब हम और आगे थोड़े से बढ़ते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अब हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें और शायद डिस्कशन करना चाहिए थे। फंडामेंटल यूनिट्स, हमने एसआई यूनिट्स की बात कर ली, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इनकी यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब कुछ जो होती हैं, कुछ होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या होती हैं बेटा? ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। अब ड्राइव्ड यूनिट्स को लिखने का तरीका क्या होगा? सुनो, पहले तो ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं, ऐसी यूनिट जो किन पे डिपेंड करें? फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। जो किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स पे जो डिपेंड करें उनको हम क्या कह देते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स कह देते हैं। अब कौन ऐसे? जैसे एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मीटर इंटू मीटर, इट्स मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? तो अब ये किस पे डिपेंड कर रही है? एसआई यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने कहा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? अब मास क्या है अपने पास? किलोग्राम। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर माइनस 3। समझ में आ गई कहानी? तो ये सब किस पर डिपेंड कर रही हैं? फंडामेंटल। समझ गए ना? तो बस अब यहाँ पे जो मैं समझ रहा था कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो कुछ रूल्स जो कि कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाएगा, आपको सब बता देंगे ऐसा यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ये वो। लिखने का तरीका क्या होता है वो पता होना चाहिए। क्यों? तो हमें पूरे 11th में, पूरे 12th में हर चैप्टर के अंदर यूनिट्स तो लिखना ही पड़ते हैं। एग्जाम में यूनिट्स तो आती हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो यूनिट तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आई। तो वो यूनिट्स को लिखने का एक सही पैटर्न क्या है, एक सही रूल्स क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला रूल है कि फुल नेम ऑफ यूनिट्स आर ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। कई यूनिट्स पर्सन्स के नाम पे रख दी जाती हैं, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन के नाम पे। करंट की यूनिट एम्पियर, एम्पियर्स के नाम पे। चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम ये व्यक्ति, ये फिजिसिस्ट है, ये पर्सन है, उनके नाम पे। चाहे पर्सन हो चाहे कोई भी हो, अगर आप फुल फॉर्म में लिखते हो केल्विन, कैपिटल के मत बनाना, फुल फॉर्म लिखेंगे इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल लेटर। ये रूल होता है, ये याद रखना है सभी को, यस और नो? तो अब ध्यान रखेंगे कि फुल फॉर्म ऑफ यूनिट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर ऑफ इवन द नेम ऑफ आफ्टर द पर्सन। कोई भी पर्सन हो चाहे कोई भी हो, हमेशा स्मॉल लेटर से करेंगे। रूल याद रखोगे? रूल याद रखोगे सभी? दूसरा रूल याद रखना है, सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। अगर उन्हीं का सिंबल यूज करते हो देन यू हैव टू बी मेंशन द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में मेंशन करोगे, ना कि स्मॉल लेटर। नाम शुरू करोगे स्मॉल लेटर से, बट द सिंबल विल बी इन द कैपिटल लेटर। N for the Newton, A for the ampere, K for the Kelvin and C for the coulomb. It is always in capital letter. Yes or no? स्मॉल सी यूज नहीं करेंगे, स्मॉल के यूज नहीं करेंगे, स्मॉल ए यूज नहीं करेंगे। इट इज ऑलवेज इन कैपिटल, क्योंकि ये कहाँ पे गिनेंगे? पर्सन के नाम पे, सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? थर्ड रूल, सिंबल फॉर ऑल द अदर यूनिट्स आर रिटन इन द स्मॉल लेटर। सिंबल फॉर ऑल अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स जैसे मीटर का एम, कोई नाम किसी पर्सन के नाम पे तो नहीं है, मीटर एम स्मॉल एम। किलोग्राम केजी स्मॉल, स्मॉल। कई लोग क्या करते, कैपिटल के बना देते हैं, स्मॉल जी बना देते हैं, गड़बड़ करते हो ना, इट्स अ रॉन्ग। चीज़ें उतना ध्यान नहीं दिया जाता, अगर ध्यान दिया जाए ना तो इन पे भी नंबर कट सकते हैं। यस भाई, गलत भी है, तरीका गलत है लेकिन है, मतलब ये रूल्स हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बुक्स एनसीईआरटी में रूल मेंशन है। यस है ना? सेकेंड, स्मॉल एस, कभी कैपिटल एस नहीं बनाते, स्मॉल एस। सी डी कैंडला, स्मॉल सी डी सिम्बॉल्स होते हैं। आगे फोर्थ रूल, वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड द सिंबल ऑफ अ यूनिट। मतलब ये भी एक रूल है। यस, इट इज अ रूल। आपको एक स्पेस देना होता है लिखने, नंबर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच। आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल में लिखे रहते ना वैल्यू, द मास इज 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। अपन की आदत क्या होती है? 10 किलोग्राम। दिस इज रॉन्ग। ऑफिशियली देखा जाए तो ये गलत माना जाएगा। द राइट वे ऑफ इट्स 10 किलोग्राम, है ना?
5 न्यूटन, 15 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर, ये रूल है सर, बिल्कुल रूल है, और ये आप पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। हम पढ़ लेते हैं पता साल भर, अभी शायद तो किसी से पूछ लें तो नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि ये चीजें शायद हैं कहीं आपको मिलेंगी। तो दिस इज नॉट द राइट वे, है ना, दिस इज द राइट वे। आप चाहे किसी भी बुक में देख लेना, ये इसी तरीके से मिल जाएंगे देखने। नेक्स्ट, द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। मान लो 1 मीटर है तो 1 मीटर, 5 है तो 5 मीटर्स, इट्स नॉट वे, ये सही तरीका नहीं है। मैंने क्या कहा, प्लूरल फॉर्म नहीं होते, प्लूरल फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना। 6 मीटर सही है, 6 मीटर्स नहीं होता। 14 किलोग्राम नॉट किलोग्राम्स, 20 सेकेंड नॉट 20 सेकेंड्स। समझ रहा हो मेरी बात, कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? यस। आगे अगर नेक्स्ट रूल की बात करें, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स, मतलब यूनिट्स को लिखने के बाद आपको कोई फुल फॉर्म नहीं लगाना, कोई फुल फॉर्म यूज नहीं करना। यू डिडंट गेट द मैसेज दैट द टाइम इज 8:30? ओके, योर इंटरनेट हैज फिनिश्ड, और कि मोबाइल फोन नहीं मिलता घर से? चलो कोई बात नहीं सर, बी सीटेड। आगे बढ़ते हैं, ये बात सभी को क्लियर है बेटा? वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप्स ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट्स। अब कई लोग क्या करते हैं, हम तरीका बता रहे हैं अलग अलग। 7 मीटर व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया, है ना। यस, कई लोग करते हैं ये चीज, है ना। मान लो 25, खैर किलोग्राम तो स्मॉल में ही आएगा, लेकिन किलोग्राम ऐसा बना देंगे, ये कोई भी, मतलब वी आर नॉट यूजिंग द फुल स्टॉप, बस सिंपल कहानी ये है। आगे और रूल्स हम यहाँ पे बात करेंगे, और कुछ रूल्स की बात करेंगे। नो स्पेस इज यूज बिटवीन द सिंबल्स फॉर द यूनिट। जूल सेकेंड्स, कभी कई बात हो ना, मीटर इंटू किलोग्राम, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, होती ना कुछ दो दो क्वांटिटीज जिसमें मेंशन होते हैं, है ना। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जो भी हो, वी आर नॉट यूजिंग द स्पेस बिटवीन द टू, मतलब जूल सेकेंड सिंपल। अब कई लोगों की आदत होती है गड़बड़ करने की, कि जूल सेकेंड, न्यूटन मीटर, है ना, यहां से वोल्ट इंटू एम्पियर। दिस इज नॉट द राइट वे। द राइट वे इज दिस, वी आर नॉट यूजिंग द स्पेस बिटवीन देम, हमें स्पेस यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये रूल्स याद रख पाएंगे? मैं एक बार अभी पूरे रूल्स को साथ में बता दूंगा, है ना। एक बार मैं सभी रूल्स को जल्दी से, ये पूरे पूरे साल 11 12 सब जगह काम आएगा। पहला, फुल फॉर्म ऑलवेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। नेक्स्ट रूल क्या कहेगा, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड बी इन द कैपिटल। सिंबल्स कैपिटल लेटर में यूज करेंगे जो साइंटिस्ट के नाम पे होंगे। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं, फेराड, एम्पियर, वोल्ट, पोटेंशियल, वोल्ट, वोल्ट भी कैपिटल भी यूज करते हैं। तो ये सारे कैपिटल लेटर, आप तो कोई भी यूनिट उठा के देख लो, आप एक एग्जांपल बता दो जिसमें स्मॉल लेटर यूज होता। फेराड कैपिटल है, न्यूटन कैपिटल है ना, और केल्विन कैपिटल के, और कौन यूज होता है जो साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स, एम्पियर कैपिटल है, पास्कल, पास्कल पीए से। अब एक्चुअल में पास्कल को पीए से रिप्रेजेंट करने का सिंपल रीजन है कि पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पी को पास्कल से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी पास्कल को रिप्रेजेंट। तो ऐसी कई जगह यूनिट्स को कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा उसको नाम बदल के कर दिया गया, बट कैपिटल पी एंड ए, पास्कल, ठीक है ना। कोई है क्या बाहर? ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या याद रखना है, स्पेस हमें नहीं देना है, मतलब स्पेस देना है डिजिट्स के और यूनिट्स को लिखने के पहले। द यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म्स नहीं राइट करना। फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स, यूनिट्स के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल क्या आता है, नो स्पेस बिटवीन द सिंबल्स एंड यूनिट्स, सिंबल्स और यूनिट्स के बीच में स्पेस
हमें यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है ना। एब्रिविएशन, ये बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। प्रीफिक्स में कई बार क्या होता है, हम इतनी मेजरमेंट हमने किया, कोई भी मान लो 10,000 किलोग्राम आया, सर 10,000 किलोग्राम क्यों लिखे हैं भाई, 10,000 को हम 10 किलोग्राम लिख दें, 10 के लिख देंगे, बात समझ रहा हो ना। क्या होता है फिजिक्स के अंदर, अभी तो चलो हम थोड़ी बहुत लेंथ को मेजर करते हैं, इधर से सन की लेंथ मेजर करें, या फिर मैं कहूंगा कि आपने बिल्कुल माइक्रोन डिस्टेंस को मेजर किया, तो 0.0000 इतना लिखने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा ना, बार बार लिखना है वैल्यूज को, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को। तो ऐसा ही सिस्टम ने एक काम किया अच्छा, कि हमने 10 की पावर्स को कन्वर्ट करना सीखे। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, 10 की पावर्स में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जिसमें कुछ वैल्यूज थी, जैसे सबसे पहले स्मॉलर वैल्यूज की बात करते, -1 मतलब जैसे 0.1, 0.018 सेंटी। अब 0.01 लिखेंगे, इससे अच्छे 10⁻², क्योंकि ये ऑफिशियल तरीका होता है 10 की पावर्स में। आप लोगों ने देखा होगा न्यूमेरिकल्स में हम हर एक वैल्यू को 10 की पावर्स में सॉल्व करते कि नहीं करते, क्योंकि ये ऑफिशियल तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना। अगर -3 होगा तो मिली, -6 होगा तो माइक्रो, -9 होगा तो नैनो, -12 होगा तो पिको, -15 होगा तो फेम्टो, -18 होगा तो एटो, ये होगा जेप्टो, ये होगा एक्टो, ये काम की कम है, ये यहाँ से पिको, फेम्टो भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये रेड देखो तो, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, इसलिए अलग से कलर कर दिया। इनका डेसी बहुत कम मिलेगा, फेम्टो, एटो, जेप्टो, एक्टो ये नहीं मिलती। आपको मिलेंगे कौन से, ये बीच वाले जो रेडेस्ट पार्ट में यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने आते हैं। भाई इधर से हम शुरू करें तो 1 होता है डेका, 10⁻1 क्या होता है डेका, 10⁻2 होता है हेक्टो, ये भी कम यूज होता है। हाँ 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, ये 3 वैल्यूज तो बिल्कुल आपके काम के हैं। हाँ 12 कम आता है टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, ओटा, समझ गए ना। अरे हाँ या ना। तो इस तरीके से हम स्मॉलर वैल्यूज को और लार्जर वैल्यूज को बता सकते हैं। अब बोलो सर इनका कुछ नाम, मतलब नाम तो यूज किया, लेकिन हम उसके प्लेस पे क्या रखेंगे, तो कहीं 10⁻⁻² लिखा तो हम C यूज कर लेते हैं, उसको हटा के मैंने लिखा 10⁻⁻² मीटर, इसकी जगह यूज करो cm, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब मीटर को सेंटी में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंटीमीटर। मतलब 1 मीटर का 100वां पार्ट, 1 मीटर का 100वां पार्ट सेंटीमीटर कहलाएगा, इसलिए वहां पे हम cm यूज करते हैं। है तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, लेकिन वो C क्या है, उसका प्रीफिक्स है, जो हम मीटर, अब भाई मैं मीटर थोड़ी लिखेंगे, 0.001 मीटर थोड़ी लिखेंगे, हमने कहा एक काम करते हैं अपन एक अदर यूनिट्स बना देते हैं, इट्स अ सेंटीमीटर। कहीं आपको मिला 10⁻⁻3, मतलब 1000 मीटर का 1000वां पार्ट, या तो इसको लिखो 0.001 मीटर, हमने कहा सर हमें नहीं लिखना है ऐसा, 10⁻3 माइनस में आएगा, -3 हो जाएगा, -3 होगा तो उसको हम मिलीमीटर यूज कर लेंगे। तो ये सब कहानी ना लिख के एक काम करो, मिलीमीटर कर देते हैं, ये होता है प्रीफिक्स। ऐसा ही आया आपको -6, एक काम करो माइक्रोमीटर कर देते हैं, है ना, नैनोमीटर कर देते हैं, पिकोमीटर कर देते हैं। ये वैल्यूज जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं मीटर को ही, बट इन द एब्रिविएशन ऑफ पावर। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है बातें। सिमिलरली फॉर द बिग यूनिट्स, मेगा, किलो। अब कहीं हमें मान लो हमें इतना मीटर लिखना है ना, 1000 मीटर लिखना है, सर 1000 हम बार बार क्यों लिखें, 1000 को हम 10⁻3 किलो लिख लो ना भाई, तो क्यों किलो मतलब मीटर लिखो, हम
किलोमीटर वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो फिर मान लो कहीं 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, सपोज ये 50 किलोमीटर, यहां से उज्जैन 500 किलोमीटर, अब 500 वो किलोमीटर को 1000 करो, इतना मीटर आता। अब बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो सोचते ही रहते कि कितना है फिर तो समस्या बन जाती ना। तो एक काम करो, 10⁻³ को क्या नाम दे दो, किलो। तो 3 जीरो हटाओ, इसको लिख दो 500 किलोमीटर। है तो सब मीटर ही, है तो सब मीटर ही। आप सोचो सर इतनी सारी यूनिट होती हैं, आप मीटर मीटर लगे हो। अरे सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, गीगामीटर, ये सब मीटर से ही मिलके बने, मीटर के भाई बहन है। कोई छोटा भाई है तो कोई, समझ गए ना, ये आपको याद रखना है। ये एब्रिविएशन ऑफ पावर, मैं ये पूरा पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, आप प्लीज जो चीजें आपको अच्छी लगे नोट कर लेना, जो ना लगे छोड़ देना। फिर तो इस हिसाब से कुछ लोग कहेंगे सर सब छोड़ दो, हाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, है ना। जो चीज अच्छी नहीं लगती ना उसी की सबसे ज्यादा वैल्यू होती कि नहीं होती। वो बहुत मेहनत करके मिलो, उसकी वैल्यू एक अलग होती है, होता कि नहीं होता। हेलो हेलो, चलिए तो अच्छी बात है, अच्छी मेहनत करो, आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। अब आती बात यूज ऑफ एसआई प्रीफिक्स, क्या होता है। सुनो 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 सुनो, हमें वैल्यूज को वैसे उसमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं 10 की पावर्स में लिख देते हैं। एक स्टैंडर्ड भी बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, किसी भी वैल्यू को लिखने का जो तरीका होता है a इंटू 10⁻x होता है। क्या होता है, और a की जो वैल्यू होती है, a की जो वैल्यू होती है 1 से लेके 9 के बीच में होती है बेटा। a की वैल्यू किसके बीच में होते हैं, 1 से 9 के बीच में हम हमेशा रखते हैं। x की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। x इज पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। मैंने बात ये कही कि हम हमेशा वैल्यूज को इस स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा वैल्यूज को, इसको एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ 10 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, एब्रीविएशन ऑफ पावर ऑफ 10। ध्यान रखेंगे इस बात को, 10 की पावर्स के फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिली एम्पियर। ये तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वे लिखने का यही है, बिल्कुल ये तरीका है, ठीक है ना। माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट 5 इंटू 10⁻⁻। ज्यादातर जगह पे या तो आप प्रीफिक्स में यूज कर लो, ये इजी लिखने का तरीका है, इसका स्टैंडर्ड तरीका ये। बोलो सर अगर हम मिली एम्पियर लिखें और जी लिखें, क्या अब दोनों गलत, ये वाला गलत है कि ये गलत है? हमने कहा दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों राइट है। ये हमने क्या किया, 10⁻³ को मीटर, -6 को माइक्रो, नैनो को -9, पिको को -12, किलो को 10⁻10। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। जहां हम पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे तो 10 की पावर्स के फॉर्म में लिखा रहने देंगे, सिंपल है। इनकी वैल्यूज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम आगे फिजिक्स और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सम पार्टिकल्स यूनिट्स ऑफ मेजरिंग ऑफ लेंथ, माइक्रोन। ये तो बायो वाले बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स, स्लाइड वगैरह देखते होगे, अभी स्कूल में स्लाइड दिखाई कि नहीं दिखाई? 11th में कह रहे हैं, चलो होगा। तो होता ये है कि हम 0.00001 मीटर थोड़ी लिखेंगे, 0.00001 मीटर माइक्रोन, है ना, जर्म्स की लेंथ। तो एक काम करो, इसको हम 10⁻⁻6 बोल देंगे, माइक्रो में बोल देंगे। और आ जाओ तो मॉलिक्यूल्स की साइज, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, दिखता ही नहीं है, नैनोमीटर। हम 0.8 बार 0 आ रहा पता चले लिखने में, है ना। कहीं माइक्रो उसकी मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है सर, 0.0000001, नहीं 3 3 6 7, इतना मीटर होता है। अब लिखने में आप पगला जाओगे, तो इसको क्या किया, -9 कर दिया। -9 को हमने और इजी बना दिया, n बना दिया।
तो कहीं सर माइक्रोन की साइज होती है नैनोमीटर। मैं समझ भी गया कि हाँ भैया नैनो का मतलब होता है -9, मतलब उतना टाइम वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगा 10⁹ पे। यही तो SI सिस्टम की खास है बात, नहीं तो हम पूरा वही पुराने सिस्टम नहीं यूज़ करते जाते। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं SI सिस्टम के, एडवांटेजेस हैं कि हम पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज। ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। भाई एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻, एटम की साइज कैसे पता चलेगी, क्या होगी एटॉमिक साइज? हम क्या के फॉर्म में ले लेंगे, -10 मीटर, मतलब 1 मीटर के कितने मीटर के, 1 मीटर के अगर कितने पार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो समस्या हो जाएगी। तो इसको हमने नाम दे दिया एंगस्ट्रॉम। ये लेंथ की कुछ यूनिट्स हैं बेटा, याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, समझ रहे? 1 एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है? 10⁻। एक फर्मी क्या होता है? ये न्यूक्लियस की साइज को बताता है, ये एटॉमिक साइज को बताता है। What is the use of angstrom? Sir, it is a unit of length, smallest unit of length, which gives the information about the size of atom. जो एटम की साइज को बताए, एटॉमिक यूनिट्स होता है। ठीक है, फर्मी क्या होता है? फर्मी क्या होता है? It's a unit of smaller units of length which gives the information about the साइज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो और छोटा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और मीटर को छोटा कर दो और यहाँ पे वैल्यू हो जाए, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियर साइज को बताता है फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10⁻⁻। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? भूलोगे तो नहीं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 micrometer is equal to how many meter? ये these all the units are smaller units. 1 centimeter is equal to how many meter? -3. 1 -2 meter. -2 मिलीमीटर क्या होता है? समझ गए ना कहानी? ये तो हमने अभी जो स्मॉलर यूनिट्स की बात करी, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। हमने बात करी 1, सबसे पहले तो सेंटीमीटर, तो ये हो जाता है -3, फिर होता है नहीं -2 मीटर। मिलीमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर -6, फिर होता है आपका नैनोमीटर -9, फिर होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को एक के ऊपर सर्कल टाइप का बना देते हैं छोटा सा, ठीक है ना? 10⁻⁻6 मीटर। फर्मी कितना होता है? F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये -10। फर्मी होता है -15 में। तो ये पूरी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ है, ये सभी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ है। इनको याद रख पाओगे क्या? कोई भूलेगा तो नहीं? मेरे भूलोगे कि नहीं भूलोगे? पक्का? चलिए, तो अभी हमने स्मॉलर यूनिट्स की बात करी, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लार्जर यूनिट्स की। 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं चला अभी, है ना? और क्या? चलिए आगे, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ। अब बड़ी यूनिट्स, अभी छोटी यूनिट्स की बात करें। सर यहाँ से सन की लेंथ क्या होगी? तो हमने कहा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड फ्रॉम सन। सन और अर्थ के बीच की जो एक मीन एवरेज डिस्टेंस होती है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। सर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो लगभग 1.5 × 10, 1.46 भी कहीं मिलेगा आपको, लगभग 1.46 × 10⁻11 मीटर मिलता है कहीं ऑफिशियल बुक्स के अंदर। याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ कहाँ है अपनी? जे अर्थ कहाँ है? ये है। ये क्या होता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस,
इसमें जो अर्थ से सन की एवरेज जो डिस्टेंस होती है, इट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? इट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इसका नाम दे दिया अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 15 के बाद 10 जीरो, 15 के बाद कितने जीरो? 10 जीरो, इतना किलोमीटर्स में आएगा। फिर मीटर में चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 15 के बाद 7 जीरोज आएंगे, इतना किलोमीटर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है। ठीक है, अच्छा अब सोच सकते हो कि सन से लाइट को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 14 सेकेंड्स ना, 8 मिनट। सन से लाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स, कहीं 14 15 कहीं 16 सेकेंड्स की आई थिंक बात होती है। वो भी कितनी स्पीड से आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट, और उसको आने में 8 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। आप सोच लो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस को मेजर किया गया किसकी हेल्प? वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेटा गुस्सा नहीं, घर जाना हो तो जा सकते, हम फोन वोन तोड़ के फेंक दें। चले, तो इट्स अ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। प्लैनेट्स वगैरह की डिस्टेंस को इसी से मेजर किया जाता है। अब 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर रहा है, समझिए बात खिलाने। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना मीटर 1 सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 गुना। 1 घंटे में अगेन 60, 1 दिन में 24, फिर 1 साल में 365। जो वैल्यू आएगी ना बेटा, इतना लाइट ट्रेवल जो करेगा उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। व्हाट इज लाइट ईयर? व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ऑफ लेंथ। लाइट ईयर किसकी डिस्टेंस होती है बेटा? लेंथ की। अब क्या होता है, डिफाइन करो। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। क्या कहते हैं? हमें इसका लॉजिक समझ में नहीं आया जी, ऐसा क्या? ये पता क्या हुआ होगा, ये लाइट 1 साल में चलते चलते डिम हो गई होगी, समझ गए? हो सकता है, मतलब ये तो खैर कोई लॉजिक नहीं तो पता चले वीडियो वायरल करा दे किशन ने ऐसा समझाया है। क्या हो गया? वैभव समझदार इंसान। चलिए वैभव के लिए एक बार तालियां बजा दो। ऐसा ही चले, क्या पूछना? अच्छा, बात समझ रहा हो ना? 1 साल में जितनी लाइट ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर कहेंगे, है ना? ये इसका कोई लॉजिक नहीं है इससे, समझ गए? ये तो केवल थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ स्टार, ये सबको इसको मेजर किया जाता है बेटा पैरालिटिक सेकंड्स में। अब पैरालिटिक सेकंड्स आप ये समझो, अभी अगर इसकी हम कहानी बताएंगे आप कहेंगे सर ऐसा इतनी सारी डिस्टेंस जो होती है। देखो बेटा सुनो, होता ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। अब जब क्या होता है, सन अपनी मीन पोजीशन से कोई भी प्लेनेट 1 सेकेंड एंगल बनाने में, देखो टोटल होता है 360 डिग्री। 1 मिनट रुकिएगा, ये होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? एक राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री आएगा। एक राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री आएगा। कितने इक्वल पार्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने पार्ट बेटा? 90 पार्ट। और उस एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इट्स 1 डिग्री। और इस 1 डिग्री को 60 भागों में तोड़ोगे, 60 इक्वल पार्ट्स में। भाई साहब कितने पार्ट्स में? 60 पार्ट्स में अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो उसका जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा, 1 डैश।
और फिर से इसके 60 इक्वल पार्ट करोगे तो वो 1 सेकेंड कहलाएगा। तो अब मान लो हम इधर खड़े हैं, समझिए, ये अपने सूरज मामा है ना, और दादाजी है ना, मामा जी के पापा है ना, चंदा मामा के पापा जी, चलो जॉन के भी पापा हो, ये सूरज दादाजी हैं, ठीक है ना, पापा के पापा, ठीक है। अब ये मान लो अर्थ है, अर्थ के पापा सूरज दादा। अगर एक सेकंड मान, मैंने क्या कहा था, 90 डिग्री के 60 पार्ट, उसका भी 60 पार्ट, जितना घूमेगा और वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, and the distance is known as पैरालिटिक सेकेंड्स। और ये पैरालिटिक सेकंड दुनिया की डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। कितना डिग्री, इतना डिग्री घूम रहा है, तो ये तो फिर 1 डिग्री हो जाए, मतलब 1 डिग्री से भी 60 पार्ट, फिर उसका 60 पार्ट, दैट इज इतना डिस्टेंस अर्थ कवर कर लेता है। सोच लो आप, इतने सेकंड्स घूमने में भी। तो आप सोच सकते हो जब वो पूरा घूमता होगा तो कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करता होगा, आपकी इमेजिनेशन से परे, क्योंकि उसको मेजर ही नहीं कर पाया आज तक कोई। यस, तो बात समझ ही रहे होगे। तो 1 सेकंड में घूमने में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा ना सन, जितना एंगल फॉर्म करेगा, इन दिस डिस्टेंस इज नोन एज पैरालिटिक सेकंड। पारसेक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच an arc of 1 astronomical unit sustained an angle of 1 degree। astronomical unit जितना एंगल सस्टेन करेगा, इट्स कॉल्ड पैरालिटिक सेकंड्स, एंड द पैरालिटिक सेकंड्स आर 3.46। कहीं कहीं 3.46 है ना, कोई आया लेने के? किसके? आप बोल दो कि 1.5 घंटे बाद। चलिए, तो अब पैरालिटिक सेकंड्स आपको क्लियर हो गया। 3.1 × 10⁻16 मीटर अप्रॉक्स यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको हम पैरालिटिक सेकंड्स बोल देते हैं। आगे बात करें सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एरिया। तो एरिया, जो एरिया की, अगर देखो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हमें जरूरत आती है, पड़ती है ना जरूरत, तो इट इज अ यूज फॉर। सबसे पहला होता है एकड़। आप जानते होंगे एकड़, खेती कितनी है, कहीं लड़का देखने जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कमाता कितना है, कितनी एकड़ जमीन है। जनरली ये होता है ना, मतलब भाई जमीन खरीदना है अपन को, समझ गए बॉयज? समझ रहे हो कि नहीं? तो 1 एकड़ अगर जमीन है किसी के पास, 1 एकड़ जमीन है अगर किसी के पास, तो इसका मतलब उसके पास 4046 मीटर स्क्वायर है। कितना है? एकड़ को मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। हेक्टेयर जो होता है बेटा, इट्स 100 मीटर इंटू 100 मीटर। आप सोच लो, यहाँ पे होता है 4046 के लगभग, यहाँ 10,000, मतलब हेक्टेयर जो होता है एकड़ से ज्यादा होता है। समझ गया ना? 4 दूनी 8, मतलब लगभग 2.5 गुना ज्यादा अप्रॉक्स कह सकते हैं। कितना मीटर स्क्वायर होता है? 1000 मीटर। 100 मीटर इंटू 100 मीटर को हम कह देते हैं 1 हेक्टेयर। क्या कह देते हैं? अब ये तो बहुत खैर कम ही यूज नहीं होती है। 1, it's 1। It is a use for the measurement of very small areas such as a nuclear cross sectional area। न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बहुत छोटे एरिया। बड़े एरिया मतलब होते हैं हेक्टेयर्स में। भाई एक बहुत बड़ा खेत है, उसको स्क्वायर फीट में या फिर उसमें मेजर करेंगे तो वो छोटी यूनिट, तो उसको हमने हेक्टेयर नाम दे दिया, एकड़ नाम दे दिया। अब हेक्टेयर मतलब एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकड़ क्या कर रहा है? एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज करते हैं। आपने कभी सुना सर हमारी इतने स्क्वायर मीटर एरिया है? आप ये बोलते हैं ना सर हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, मतलब 4 दूनी 800, 8046 का दुगना कर लो, इतना मीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 एकड़। हम बोलेंगे हमारे पास 20,000 मीटर स्क्वायर नहीं, हमारे पास 2 हेक्टेयर एरिया है, मतलब 2 हेक्टेयर जो है स्पेस है, एरिया है। एरिया की स्पेशल यूनिट्स होती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। इतनी बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 हो गया।
अब कुछ और यूनिट्स होती हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। सबसे जानते हैं मैट्रिक टन। मैट्रिक टन क्या होता है? 1000 किलोग्राम। मैट्रिक टन क्या होता है बेटा? इट्स 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम को हम मैट्रिक टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक टन। क्विंटल कितना होता है? 100 किलोग्राम को हम एक क्विंटल बोलते हैं, है ना, 100 क्विंटल, ठीक है ना। तो स्टील वगैरह ये सब ग्रेन्स वगैरह को हम क्विंटल्स में मेजर करते हैं। जैसे कुछ और यूनिट्स होते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनका वेट किलोग्राम में नहीं मेजर किया जाता, पाउंड में मेजर किया। एक हेल्दी बेबी अगर बर्थ लेता है तो उसका वेट 0.45 किलोग्राम मीन्स 1 पाउंड के अप्रॉक्स होना चाहिए, 1 पाउंड समथिंग होता है ना, है ना। ग्रेन्स की जो क्रॉप्स होती है ना, उसका वेट को जो स्लग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लग। 14.59 किलोग्राम के अप्रॉक्स। ये कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे जो प्रैक्टिकल पर्पस में हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। मास की सबसे बड़ी यूनिट होती है, ये अभी स्मॉलर यूनिट्स थी, ये स्मॉलर यूनिट्स पाउंड, स्लग्स और ये सारी चीजें। भाई बहुत बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है चंद्रशेखर लिमिट। क्या होता है? वो चंद्रशेखर लिमिट की वैल्यू जो होती है वो 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, मतलब लगभग 2.785 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मतलब अगर हम इसको नॉर्मली लिखें तो 2785 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इतना किलोग्राम होगा। एक चंद्रशेखर लिमिट इतना किलोग्राम होता है। 1 2 3 हजार 2000 5000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं, इतना किलोग्राम होता है चंद्रशेखर लिमिट। सन के मास से भी लगभग 1.5 गुना। सन बहुत बड़ा है, एक सन में हजारों पृथ्वियां समा जाएंगी। यस, इतना बड़ा होता है सन, और इसके मास से भी 1.5 गुना। इट्स अ चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है ना। इट इज अ बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, है ना। ब्लैक होल्स वगैरह इन सबसे मेजर किए जाते हैं। ब्लैक होल्स जो होते हैं वो भी एक स्पेस होता है, एरिया होता है, उसका मास सन से भी कहीं बड़ा होता है, ठीक है ना। सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास ऑल्सो। एटॉमिक मास यूनिट सभी जानते होंगे। एटॉमिक मास यूनिट EMU जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक कार्बन के मास का कितना? लगभग 1/12। एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती है इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू तो आप सभी ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े हो, किसी भी चीज का मास निकालने के लिए। मतलब ऐसा समझो कि कार्बन में 12 एटम होंगे और 12 एटम में से जो एक एटम का मास होगा उस एटम, अच्छा कार्बन को ही क्यों चुना गया? कार्बन के एक एटम के मास को हमने एटॉमिक मास कह दिया। कार्बन में 12 एटम होते हैं, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं प्रोटॉन, टोटल हो गए कितने? 12 पार्टिकल हो गए ना। 12 पार्टिकल में से एक पार्टिकल के मास को हमने एटॉमिक मास यूनिट बोला गया। क्यों बोला गया? कार्बन जो होता है सबसे स्टेबल एटम माना जाता है, सबसे अच्छा एटम, इसीलिए क्योंकि ये बदलेगा नहीं, सबसे स्टेबल है, समझ गए। इसीलिए कार्बन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया और उसमें से एक एटम के मास को हमने एक एटॉमिक मास यूनिट नाम दे दिया और उससे डिसाइड हुआ कि एक एटम के वैल्यू जो होती है इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इज देयर एनी कंफ्यूजन? एनीवन? नहीं। चलिए, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। दुनिया की सबसे मास की छोटी, इससे छोटा मास होता ही नहीं है। होता होगा बाकी मेजर नहीं हो पाया। एटम, पार्टिकल से छोटा मास किसका होगा बताओ भाई? एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं, एक एटम में 12 पार्टिकल हैं। हम एटम को हम दुनिया की सबसे छोटी यूनिट मानते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पार्टिकल, उससे छोटा क्या होगा? इससे कम मास आज तक मेजर नहीं किया गया। किसका मेजर करेंगे? पार्टिकल से छोटा कुछ होगा ही नहीं ना। तो इट्स अ स्मॉलर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मास एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजर द मास ऑफ सिंगल एटम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की मास को मेजर किया जाता है। अब बात आती है भाई कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम,
टाइम की अगर बात करें तो सब जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, है ना। फिर एक दिन में कितने, लगभग 23 घंटे 56 मिनट होता है, अपन कहते हैं 24 घंटे, ठीक है ना। होते कितने हैं, 23 घंटे वो 4-4 मिनट मिलके कितने दिन में क्या बना लेते हैं, एक लीप ईयर फॉर्म कर लेते हैं, उतना टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है ना, बच जाता कि नहीं। अच्छा, ये लोग जो कैलेंडर वाले होते हैं ये कई बार कोई चीजें डबल कर देते, कभी ट्रिपल कर देते हैं, है ना। कभी पंचमी 2 बार आ रही, को दिवाली 3 बार आ रही, आजकल सब वो होते हैं ना 2-2 दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअल में ये जो एक्स्ट्रा टाइम है कहाँ जाएगा, उनको एडजस्ट तो करना है ना 12 महीने के अंदर, है ना। कभी आप लोगों ने देखा होगा पंचांग में, जो पंचांग होता है उसमें 2 मंथ्स रिपीट होते हैं, आषाढ़ रिपीट हो रहा है, पिछली बार 2 आषाढ़ आए थे, सुना है। अब देखो इनके होते हैं 28 दिन के, 28 दिन के होते हैं ना भाई, तो अब उनको क्या किया जाता है इस तरीके से। अब खैर पंचांग का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है एक्चुअली। कुछ चीजें आप देखते हैं कि वो होती भी हैं उनके हिसाब से, अगर देखा जाए तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत लॉजिक। ये यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सभी लोग मिलके उस चीज का कह सकते हैं फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तब जाके वो एक कोलैबोरेशन आता है। तो 1 सोलर ईयर्स में कितने डेज होते हैं और लीप ईयर्स में कितना होता है, और ये लीप ईयर को हम क्या बोलते हैं, साइड्रल डेज, है ना फिजिक्स के अंदर। एक होता है ल्यूमर मंथ्स, है ना, जिसमें कितने डेज होते हैं 27 पॉइंट, मतलब फेब जिसको हम कह सकते हैं। शेक इट्स 10⁻⁻8 सेकंड, मतलब 1 सेकंड को इतने पार्ट्स में डिवाइड करो। शेक ये कभी यूज नहीं होता बेसिकली, ठीक है ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दीजिए। कैसा, ओके। तो अभी हम जो समझने वाले हैं वो है मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी, प्रेसीजन और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डाउटफुल डिजिट्स, और हम बात करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस तरीके से हम मेजर करते हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स आखिर हैं क्या, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले बात आता है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करेंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करेगा वैल्यू को, वो कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, कितना स्मॉलेस्ट वैल्यू तक मेजर कर सकता है, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट और रिजोल्यूशन। मतलब कितना कम से कम वैल्यू को वो मेजर कर सकता है, कम से कम इन द सेंस कि मान लो कोई मीटर में हमने वैल्यू को मेजर किया, तो कोई मेजर करेगा 3.2 तक, डेसिमल के 2 तक, कोई मेजर करेगा 3.25 तक मीटर, मतलब डेसिमल के इसने 0.05 तक मेजर कर लिया ना भाई, अरे हाँ या ना। कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा 257 मीटर, मतलब इसने मेजर किया 0. तो ये कम से कम वैल्यू को कौन मेजर कर पा रहा था, यहाँ पे कम से कम वैल्यू कहाँ मेजर हुई यहाँ पे, मतलब लीस्ट काउंट सबसे कम क्या है, और जितना कम लीस्ट काउंट होगा मेजरमेंट उतना अच्छा होगा, मेजरमेंट उतना ही अच्छा होगा। अब हमने बात करी यहाँ पे मेजरमेंट की, लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला होता है रूलर स्केल। रूलर स्केल जो नॉर्मल हम मीटर स्केल भी हम कह सकते हैं, है ना। तो मीटर स्केल की हेल्प से हम डेसिमल की 1 तक वैल्यू में 2.5 मीटर मेजर कर सकते हैं, 3.4 मीटर मेजर कर सकते हैं। तो अब वर्नियर स्केल आता है। आप एक जन गौरव नीचे क्या नाम, आप जाओ लैब, जो अंदर का लैब है वहां पर रैक में वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज रखा है, जल्दी से दौड़ के लेके आओ। रूलर स्केल नॉर्मल स्केल होता है ना। वर्नियर स्केल होता है बेटा जो डेसिमल के 2 वैल्यूज तक मेजर कर लेता है, डेसिमल के 2, मतलब ये केवल 1 मीटर, ये 0.1 मीटर, डेसिमल की एक बात वैल्यू मिलीमीटर में यहाँ पे मेजर कर सकता है। स्क्रू गेज और अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये और ज्यादा छोटी वैल्यूज को मेजर कर लेगा, लीस्ट काउंट 0.01 mm,
मैं mm मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा। यस और यहां से जो होता है स्फेरोमीटर, ये आपको यहां पे ये देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारे पास स्क्रू गेज। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हेयर है बाल, इसकी हम डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे यस वी कैन मेजर द डायमीटर बाय यूजिंग दिस। जैसे मान लो मेरे पास एक वायर है, एक मिनट, मेरे पास एक वायर है, हम इस वायर का डायमीटर कितना होगा, सिलिंड्रिकल होगा ना वायर का, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प से मैं इसके डायमीटर को मेजर कर सकता हूं। हम क्या करें, अब इसकी कोई पूरी प्रोसेस एक दिन हम अलग से प्रैक्टिकल करेंगे इसका किसी भी, और ये आपके सिलेबस के अंदर है प्रैक्टिकल। दो प्रैक्टिकल हैं स्क्रू गेज पे बेस्ड, 2 प्रैक्टिकल हैं आपके वर्नियर स्केल पे बेस्ड, हम क्लास में ही आपको समझाएंगे जो एग्जाम में प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं, और एक स्फेरोमीटर पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हम क्लास में किस तरीके से हम इससे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। हम स्फेरोमीटर भी मंगाएंगे, स्फेरोमीटर से भी हम जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कितना लीस्ट वैल्यूज वो मेजर कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। क्लियर है बात, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं, इसलिए लीस्ट काउंट भी अलग अलग होंगे। अब जैसे लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेट 1 किलोग्राम मिनिमम से मिनिमम, मतलब अलग अलग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो होते हैं क्या गोल्ड स्मिथ वगैरह, जिनके घर में सोने का काम होता, तो वो कम से कम वैल्यू को कितना मेजर कर लेते हैं, 0.00 समथिंग, समझ रहे हो ना, तो वो डिपेंड करता है उसके लीस्ट काउंट पे। स्टॉप वॉच 1 सेकेंड लीस्ट काउंट 0.01। स्टॉप वॉच ज्यादा माइक्रो सेकेंड्स तक को मेजर कर लेता कि नहीं कर लेता। तो ये कितनी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जितनी कम से कम वैल्यू को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। कोई कंफ्यूजन है, व्हाट इज लीस्ट काउंट, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, द रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ है सपोज 15 सेंटीमीटर, कितना है, जब हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो हम कितना क्लोज हमने वो वैल्यू को मेजर कर लिया। क्लोजनेस इज नोन एज एक्यूरेसी। क्लोजनेस मतलब कितना हम कम से कम वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं, इट्स अ एक्यूरेसी। जैसे मैंने कहा ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कितना है, 2567। ट्रू वैल्यू कितना है मास का, 25.67। अब मेजर्ड बाय स्टूडेंट ए इज 25.61, measured by the student B is 25.65 kilogram. तो measurement made by student B is more accurate by क्यों, that is known accuracy. That is known accuracy. हम ट्रू वैल्यू के कितने पास पहुंच पा रहे हैं मेजरमेंट के, जितना हम पास मेजर कर लेंगे वैल्यू को, दैट इज एक्यूरेट वैल्यू। नेक्स्ट प्रेसीजन, प्रेसाइज वैल्यू क्या है, जैसे मैंने कहा इट रेफर टू द लिमिट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर। कितना लिमिट तक वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। तो जैसे सपोज मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय स्टूडेंट इज 3.6, दूसरे ने बोला सर 3.69, तीसरे ने बोला सर 3.695, तो कौन सा सबसे अच्छी वैल्यू मेजर कर, तो वो प्रेसाइज वैल्यू है। समझ में आ गई, कितना वो लीस्ट वैल्यू को मेजर कर पाया, दैट इज द कॉल्ड प्रेसीजन। क्या कहलाता है, प्रेसीजन कहलाता। अब आती है बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हमने इतनी सारे मेजरमेंट की बात करी, तो द टोटल नंबर्स, अब मेजर करने के बाद सुन लो बात, इसने 3.6, इसने 3.69, इसने 3.695, इसने 2 डिजिट का यूज किया, इसने 3 डिजिट्स का यूज किया, इसने 4 डिजिट्स का यूज किया। ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट किस में है, इसलिए इसकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स यही होती हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स
और रिलायबल डिजिट्स और लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स सबको मिला के विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसी भी मेजरमेंट में हम जितनी डिजिट्स का यूज करते हैं, जितनी क्वांटिटीज का यूज करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट